नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांसी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि 19 सितंबर को जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी तैयारी में लगे होंगे और लगे भी रहनी चाहिए। परीक्षा निश्चित होगी। तो अब हम आज के इस वीडियो में आपको पॉलिटी वाले खंड से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम बताने का प्रयास करेंगे, ताकि इसमें कुछ बहुत सारा प्रश्न जो है इसको आपको जैसा कि 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पेपर 1 में, तो उसमें आपको बहुत काम कर जाएगा। आज हम उन प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मित्रों देखिए, ये स्टेट पीसीएस है और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में यदि आप प्रश्न जो पूछे गए हैं उसका यदि आप अभ्यास कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत सारा प्रश्न आपको इन अभ्यास प्रश्नों से मिल जाएंगे, जैसा कि मेरा अनुभव है। तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो यूपीएससी में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आवंटित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा आपको मालूम होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब चीजों से आप परिचित हैं। जैसा कि सेंट्रल लेवल पर लोकसभा, राज्य लेवल पर विधानसभा, ठीक है, आपको पता है। तो आपको इसमें यह है कि लोकसभा का जो सीट है उसमें किस राज्य में सबसे ज्यादा एसटी का जो है सो सीट आरक्षित यानी रिजर्वेशन दिया गया है। तो मित्रों इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए 5 सीटें आरक्षित है एसटी के लिए, छत्तीसगढ़ में 4 है ना, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो है सो सीटें आरक्षित लोकसभा क्षेत्र में वो आपको कौन सा स्टेट में है? आपका मध्य प्रदेश में। यहाँ ऑप्शन में आपको दिया था बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो इसमें उत्तर में सही क्या होगा? मध्य प्रदेश। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं भारत के महान्यवादी के विषय में। आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर पर महान्यवादी इंपॉर्टेंट होते हैं, राज्य स्तर पर जो है सो महाधिवक्ता होते हैं जो कानून क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि भारत के महान्यवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि उनमें वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। मित्रों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। एक में था कि वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा था उसमें वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं, ये भी सही है। देखिए अभी हम आपको बताते हैं कि महान्यवादी के विषय में संविधान के अनुच्छेद 76 एकदम याद रखिएगा के अनुसार भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा है, लेकिन राष्ट्रपति महान्यवादी की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। महान्यवादी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि योग्यता महान्यवादी के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं वही योग्यता इनकी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको जानना चाहिए, अनुच्छेद 88। देखिए पॉलिटी यदि आप पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद निश्चित रूप से जाना कीजिए, उनको आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद निश्चित रूप से समझिए। तो अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यवादी मंत्री परिषद या संसद का सदस्य न होते हुए भी, वो तो सदस्य होते नहीं है, न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में या समिति में भाग लेने और अपने विचार देने का अधिकार रहता है। मतलब कोई भी कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं, ठीक है, अपना विचार दे सकते हैं, परंतु वह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोल सकते हैं, बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। वोटिंग का बात होगा तो महान्यवादी वोट नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यवादी राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, यानी इसमें यह है कि राष्ट्रपति जी जब चाह लेंगे इनको हटा देंगे। देखिए, प्रसाद पर्यंत इस वर्ड को पकड़िए, यानी जब तक उनकी कृपा रहेगी तब तक जो है सो ये पद पर बने रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जी जब चाह लेंगे इसको हटा सकते हैं, उनकी इच्छा पर डिपेंड करती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यानी मुझे लगता है कि अब यदि आपको यदि प्रश्न पूछा जाएगा जेपीएससी में तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका धन विधेयक से है। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। देखो, मैं ऑप्शन को क्या पढ़ूंगा, ऑप्शन यही है। देखो, धन विधेयक जो होता है मित्रों, आपको पता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, यानी इसको यदि आप लाना चाहते हैं संसद में तो इसके पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए, और इसको किसी भी सदन में नहीं, एक कथन एकदम गलत है, इसको आप लोकसभा में पेश करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसमें ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी देखिए, आपको पूछा जा सकता है कि इसके विषय में चर्चा कहां है, तो अनुच्छेद 110 के अनुसार, संविधान का जो अनुच्छेद है 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति के सहमति से, इस वर्ड को पकड़िएगा, राष्ट्रपति के सहमति से लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा को विधेयक भेजा जाता है तथा उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र संलग्न होता है। ठीक है, लोकसभा का जो है सो ये प्रमाण पत्र संलग्न होता है कि वह धन विधेयक ही है, वह धन विधेयक है। लोकसभा उनसे लिखा रहता है ना, लोकसभा कहते हैं कि ये जो विधेयक मैं आपको भेज रहा हूं ये धन विधेयक है। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये बताते हैं वही। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत कम अधिकार है। राज्यसभा को जो है धन विधेयक के संबंध में बहुत कम अधिकार है। पहले वो बता देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ये जो विधेयक मैं आपको भेजा हूं ये धन विधेयक है, समझ लीजिए, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन उसके संबंध में अपनी सिफारिश दे सकती है। संशोधन नहीं कर सकती है लेकिन उसके संबंध में अपनी सिफारिश दे सकती है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए इसमें रोक भी नहीं सकती है। ये विधेयक को चाह लेगी राज्यसभा की हम रोक देंगे तो रोक भी नहीं सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे। मान ली ठीक है, राज्यसभा ने कुछ सिफारिश दिया, अब लोकसभा का मन नहीं करेगा तो उस सिफारिश को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करती है, अस्वीकार करती है, दोनों स्थिति में विधेयक को पारित माना जाएगा। यदि उसकी सिफारिश को मानता भी है या नहीं भी मानता है, विधेयक को पारित माना। इसके अतिरिक्त राज्यसभा धन विधेयक को अपने यहां 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। 14 दिन से अधिक वो विधेयक को वहां रोक नहीं सकती है, उसको अपना कुछ ना कुछ दे करके उसको निकालना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। मित्रों, इसी ध्यान रखने बात, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो धन विधेयक है इसके विषय में आपको अनुच्छेद 110 में किए गए हैं। यानी लोकसभा के द्वारा जब धन विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकता, अपनी सिफारिश दे सकता है ना, और लोकसभा उसकी सिफारिश को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, और ज्यादा 14 दिन से अधिक वो इस विधेयक को राज्यसभा में नहीं रख सकते। मित्रों, इसको जानिएगा। आगे है कि आज फिर थोड़ा सा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 69वें संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 69वें संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा का प्रावधान, ठीक है, से संबंधित है। 75वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना संबंधित है। 80वां जो संविधान संशोधन द्वारा 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने तथा 83वां संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज में अनुसूचित जातियों के लिए
कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको जानने की आवश्यकता, आपको पूछा जा सकता है कि भैया 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करने के संबंध में, राजधानी क्षेत्र घोषित करने के संबंध में। ठीक है, 75वां संविधान संशोधन जो है राज्य स्तरीय किराया जो है सो अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। 80वां संविधान संशोधन जो है वो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने से संबंधित है। मित्रों, संविधान संशोधन जो हुए हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए कि ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है। एम लक्ष्मीकांत की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उस किताब को पढ़िए। अब देखिए यहां पर प्रश्न ये दिया है, एक तरफ आपका दे दिया है संविधान का अनुच्छेद, एक तरफ क्वेश्चन में दे दिया अंतर्वस्तु, यानी किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है। एक तरफ ऑप्शन दिया अनुच्छेद 54, बी में ऑप्शन दिया अनुच्छेद 75, सी में ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 155, डी में अनुच्छेद दिया 164 और अंतर्वस्तु में ए साइड में आपको लिखा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा में दिया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तीसरा में दिया है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा में दिया है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, पांचवा में दिया है विधानसभा की संरचना। मित्रों अब जानिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 आपको मैं पढ़ाया भी हूं गूगल मीट क्लास में के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आपको मैं बताया था। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के विषय में, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति तथा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का उल्लेख। यदि ये आपको पता चल गया तो आप उसको कूट में मिला सकते हैं। ये सब मैं आपको गूगल मीट के क्लास में मैं बताया हूं। ठीक है, और मित्रों जो भी मेरे इस यूट्यूब में इस चैनल के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे जितना हो सकता है सारा टॉपिक पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, है ना, नई नई जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और जो भी बच्चे मेरे गूगल मीट के क्लास में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़ सकते हैं, उनको मुफ्त में शिक्षाएं दी जाएगी। ठीक है, आप बनिए, कुछ अच्छा कीजिए, है ना, आगे बढ़िए और अपने माता पिता जी का नाम रोशन कीजिए। अब गूगल मीट की क्लास में आप जुड़ सकते हैं। कमेंट में जो भी बच्चे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स, जीएस का प्रिंटेड मटेरियल पीडीएफ मैं आप सबको भेजने का प्रयास करूंगा और क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्लास में भी जो टाइमिंग में आपको व्हाट्सएप से जोड़ने के बाद मैं बता दूंगा कि किस टाइम में क्या चीज का क्लास होती है। तो मित्रों आज के इस क्लास में आपको मैं यूपीएससी का जो प्रश्न आया है आपका सिविल सर्विसेज में जो पूछा गया है और ये आपके जेपीएससी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? प्रश्न को सुनिए, ये यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा व्यवस्था करने का प्रयास। इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी। ये आपका अनुच्छेद जो है 350 का में किया गया। किसमें किया गया है? 350 का में किया गया। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आगे है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? ऑप्शन नंबर ए था संसदीय समिति के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी था विभिन्न मंत्रालयों की प्रामदार्तीय समितियों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी था प्रशासकों से अविधायिक प्रतिवेदन भिजवाकर, ऑप्शन नंबर डी था कार्यपालिका को रीट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो भैया इसमें उत्तर होगा संसदीय समिति के माध्यम से। इसमें क्या है देखिए, भारतीय संसद अपना
अधिकतर कार्य संसदीय समिति के माध्यम, आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारे संसदीय समिति है, प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, ठीक है। तो समितियों पर भी हम क्लास आपको दे देंगे ताकि आपको पता चले कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं, लोक लेखा समिति में राज्यसभा और लोकसभा का कितना कितना मेंबर होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहां से भी प्रश्न जो है मैं देखा हूं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका संसदीय समिति में जो आपको बताया, इसमें यह है कि भारतीय संसद अपना अधिकतर कार्य संसदीय समिति के माध्यम से करती है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद से ही संसदीय समितियां कुछ हद तक लघु संसद के रूप में कार्य करती है। आपको पूछा जा सकता है, ये प्रश्न बन सकता है कि कौन लघु संसद के रूप में कार्य करती है। तो भारतीय समितियां, देखिए इसमें ध्यान, संसदीय समितियां, ठीक है। आगे बात करते हैं। संसदीय समिति का गठन संसद द्वारा निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अधीन किया जाता है, ठीक है। एक प्रक्रिया है। समिति का गठन या तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या दोनों सदस्यों, दोनों जो दल है, आयोग है, ठीक है, दोनों सदन है, उसके सदस्यों से मिलकर बनता है। आगे भारत में संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। एक है रेगुलर समितियां जो प्रतिवर्ष नियुक्त होते हैं, दूसरा है सेलेक्ट समितियां, प्रवर समितियां जो विभिन्न विषयों या विधेयकों के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में भारतीय संसद में 18 संसदीय समितियां कार्यरत है जो अस्थायी हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति के अतिरिक्त इन सभी समितियों में 15 सदस्य होते हैं, जबकि उक्त दोनों समितियों में क्रमशः 30 और 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 30 और 22 सदस्य होते हैं, यानी प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, आपका जो है सो 30 सदस्य होते हैं। आपका लोक लेखा समिति में कितने होते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। प्राक्कलन समिति में जो भी मेंबर होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। मित्रों, आज सिंपल जो है सो वीडियो ज्यादा नहीं हो, इसके लिए आपको हम संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताने का प्रयास किया, और इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किए कि कम से कम यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का अभ्यास आप निश्चित रूप से कर लें, ये बहुत ही आपके फायदेमंद रहेगा। मित्रों, जो भी चैनल, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर इस चैनल को देखने का प्रयास कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। मैं अभी 2-3 दिन के बहुत सारा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए कुछ काम कर सकता है, उसको मैं डालने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।